हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। एक बार आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और आप सब लोग इस चीज को जानते हैं कि हम लोग शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे और उसमें हमारा एक प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था मापन एवं मूल्यांकन। और मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत कल की क्लास के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जिसके मूल्यांकन के चर पढ़े, मूल्यांकन के स्तर पढ़े, मापन के प्रकार पढ़े, है ना। उसके बाद में मापन के प्रकार पढ़े, मापन के स्तर पढ़े, मापन के चर पढ़े, बहुत सारी चीजों के बारे में अपन ने कल की क्लास के अंतर्गत अध्ययन किया था। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो मापन मूल्यांकन बहुत आपके अंतिम चरणों के ऊपर चल रहा है कि समाप्त होने वाला है। 2 से 3 क्लास में ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं, वो है मापन या मूल्यांकन की प्रविधियां। मापन मूल्यांकन की प्रविधियां, मूल्यांकन की प्रविधियां। देखो, मापन और मूल्यांकन की कभी विधियां नहीं होती है, हमेशा प्रविधियां होती हैं। विधियां का मतलब तो होता है बच्चे को पढ़ाना, और अपन जो है मापन और मूल्यांकन से बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चे की केवल क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो यहां पे जो शब्द आएगा वो क्या आएगा मेरे दोस्तों, प्रविधियां आएगा। भाई क्या आएगा, आपके प्रविधियां आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मापन और मूल्यांकन की प्रविधियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है गुणात्मक प्रविधियां और एक होती है मात्रात्मक प्रविधियां। गुणात्मक प्रविधियों का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रविधियां जिसमें हम बालकों के गुणों की पहचान करना चाह रहे हैं। मात्रात्मक में जिसमें अपन अंक देना चाहते हैं। अब मात्रात्मक विधियां ज्यादा नहीं होती है, जो आपकी परीक्षाएं होती है ना, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, है ना, प्रायोगिक परीक्षा, ये परीक्षा जो होती है वो आपके कहलाती है मात्रात्मक परीक्षाएं, मात्रात्मक विधियां। लेकिन गुणात्मक विधियां बहुत ज्यादा होती है। मात्रात्मक विधियों को अपन बाद में पढ़ेंगे, जब परीक्षा प्रश्नों के प्रकार पढ़ेंगे तब मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पहले कौन सी पढ़ेंगे, तो पहले अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं गुणात्मक प्रविधियां। देखो, इसमें से मैं आपको जो कुछ विधियां तो मैंने आपको पढ़ा दी है, कहां पढ़ाई है मैं अभी आपको बताऊंगा। गुणात्मक प्रविधियां, भाई क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में अपन, गुणात्मक प्रविधियां। अब देखिएगा, गुणात्मक प्रविधियों की अपन बात करें कि ऐसी विधियां जिसमें गुणों की जांच की जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, गुणात्मक प्रविधियां कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ कुछ बेसिक चीजें आती है जो मैं आपको पढ़ा देता हूं। जैसे एक विधि आती है जिसका नाम है संचित अभिलेख या संचय अभिलेख। संचित या इसको कहते हैं संचय अभिलेख। एक विधि आती है जिसका नाम क्या है, संचित या संचय अभिलेख। अब देखिएगा, ये विधि नहीं है बल्कि आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार का ये क्या है दोस्तों, रिकॉर्ड है। विद्यालय के अंदर एक डाटा रखने का एक रिकॉर्ड है। इसके अंदर क्या चीज लिखी जाती है, तो इसके अंदर एक बालक के विभिन्न पक्षों में या विभिन्न पहलुओं में किस किस प्रकार का अंतर आया है, या बालक ने क्या क्या लिखा है, या बालक ने क्या क्या समझा है, वो सारी चीजें कहां लिखी जाती है, आपके संचित अभिलेख रिकॉर्ड के अंदर लिखी जाती है। कोई भी चीज कि बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, उसका विद्यालय में क्या व्यवहार है, कैसा सीख रहा है, यानी कि मैं सिंपल तरीके से कहूं तो बालक की समस्त गतिविधियों का लेखा जोखा यहां पे लिखा जाता है। समस्त गतिविधियां का मतलब ऐसी गतिविधियां जो विशिष्ट हो। सामान्य तो जैसे ऐसा थोड़ी लिखना है कि रोज बच्चा 9 बजे आ गया स्कूल में, तो आज अपन लिखेंगे संचित आज ये बच्चा 9 बजे आ गया, कल भी 9 बजे आ गया, नहीं। लेकिन बच्चा 10:30 बजे आ रहा है, 9 बजे का टाइम है, तो ये तो लिखना पड़ेगा संचित अभिलेख में कि 9 बजे का टाइम है और ये बच्चा 10:30 बजे विद्यालय आ रहा है, मतलब अनुचित गतिविधि है। तो जो भी आपके जो सामान्य गतिविधियां जो रोज चलती है उससे अलग यदि कोई बालक विशिष्ट गति करता है तो वो अपन को कहां लिखनी होती है, इस संचित या इस संचय अभिलेख रिकॉर्ड के अंदर लिखनी होती है। कोई भी, जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए सपोज उदाहरण के तौर पर पत्थर लेके किसी दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया, अब ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी भविष्य की सुरक्षा के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब बालकों को विद्यालय के अंदर पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा कि विद्यालय में पढ़ाते समय बालक कोई अनैतिक, या मैं इसको सामान्य भाषा में कहूं आपराधिक प्रवृत्तियों वाली गलतियां कर लेता है, और इस आपराधिक प्रवृत्तियों वाली गलतियों को लिखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ये चीज नहीं लिखते हो ना, तो आपको भविष्य में जाकर के एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में 2 बच्चे झगड़े और किसी बच्चे ने लेकर के, उस बच्चे ने लेकर के दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया, आपने लिख दिया, मामला सारा शांत हो गया।
जिस बच्चे ने सर फोड़ा उसी बच्चों ने मान लीजिए कि घर जाकर के 2-5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद या साल भर बाद उनमें कोई पारिवारिक झगड़ा हुआ था और पारिवारिक झगड़े के अंदर मान लीजिए चक्कू लेकर के गया और सामने वाले के बेड में घुसा दिया। अब आपको यह समस्या होगी कि उसका जब उसने मर्डर कर दिया है तो पुलिस क्या करेगी कि बच्चा है तो बाल अपराध किया है उसने, तो वो आपको विद्यालय में पूछने आएगी और आपको पूछ सकती है कि इसका संचित अभिलेख रिकॉर्ड बताओ। क्या बालक ने जो गतिविधि की है, जो मर्डर किया है, जो चाकू घुसाया है, उसने पहली बार घुसाया या आपके विद्यालय में पहले भी ऐसी गलतियां कर चुका है? तो आप देखोगे कि नहीं, पहले भी इसने एक का सर फोड़ दिया था। तो अब लोग समझेंगे ये आदतन अपराधी है, इसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो गई है, इसने जानबूझ करके ये चीज नहीं की है बल्कि अपराधी प्रवृत्ति के कारण की है। यदि इसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा तो भी ये चीजें आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, कभी कभी नाबालिग लोग बाहर जाकर के रेप कर लेते हैं, तो बालक कभी कभी जब इंक्वायरी बैठती है तो अपने विद्यालय तक जो है इंक्वायरी करने वाले आते हैं, वो आपसे पूछते कि इसका रिकॉर्ड बताओ क्या है, तो हमें बताना पड़ता है कि विद्यालय में ऑपोजिट जेंडर के साथ में या लड़कियों के साथ में इस बच्चे का व्यवहार कैसा है, उचित है या अनुचित है, उसके आदत पर उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि इसको केवल गलती में माने या अपराध में माने। ये दोनों चीजें हमें तय करनी पड़ेगी। तो ये तय करनी पड़ती है संचित अभिलेख रिकॉर्ड से। तो आप ये कह सकते हो कि बड़ा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है जो विद्यालय स्तर पर रखा जाता है। आपकी जब टीसी होती है ना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपने लिए होंगे, तो टीसी पे वहां पे आपका व्यवहार लिखा जाता है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है ना, बेहतरीन रहा। तो ये जो लिखा जाता है ना, वो क्या है, संचित अभिलेख रिकॉर्ड के आधार पर आपका व्यवहार लिखा जाता है कि आपका विद्यालय में प्रोसेस कैसी रही। तो अब आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको टीचर डराते थे कि लगन मतलब कि सुधर जा, नहीं सुधरेगा, टीसी के ऊपर लाल डॉट लगा करके दे दूंगा या रेड मार्क करके दे दूंगा, तू कहीं पर भी जाएगा तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये रेड मार्क क्या है? ये रेड मार्क वही है कि यदि किसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर यह लिख दिया जाता है कि यह बालक आदतन अपराधी है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको किसी भी जगह पे किसी भी विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप को यह प्रूफ नहीं कर देते हो कि मैं आदतन अपराधी नहीं हूं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये होता है संचित अभिलेख रिकॉर्ड। तो क्या लिखोगे संचित अभिलेख रिकॉर्ड के अंतर्गत? तो 2-3 बातें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। और एक क्या ध्यान रखोगे, बालक के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तन तथा उपलब्धियों को लिखा जाता है, उपलब्धियों को लिखा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है संचित अभिलेख रिकॉर्ड के बारे में। क्लियर? इसके बाद में एक रिकॉर्ड में आपको और पढ़ाता हूं दोस्तों। एक रिकॉर्ड का और नाम है जिसको कहा जाता है एनेक्डोटल। जिसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसी का नाम है ना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या चीज होती है दोस्तों? तो इसको अपन में अगर हिंदी में कहूं तो इसको कहा जाता है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपका अचानक से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अचानक का मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, आपको बताया नहीं जाता है कि आपका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, आपका निरीक्षण किया जा रहा है या आपके बारे में कुछ जानना चाह रहा है। अचानक से कोई चीज आती है और आपको सीधा का सीधा देखती है और देख करके आपको पता लगा लेती है कि व्यक्ति कैसा है। जैसे इसका सिंपल उदाहरण देता हूं, हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे रहते और फ्लाइंग आती है, फ्लाइंग आती है और चेक करती है। वो आकस्मिक निरीक्षण, अचानक चेक करने के लिए आ गई और आकर के देखा कि कोई बच्चा चीटिंग कर रहा था, कि उसको देखा कि इसके हाथ में कारतूस या नकल करते हुए पाया गया। तो अब विद्यालय में ये डाटा किस में लिखेंगे? एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर। ये कहता है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। अचानक से ऑब्जर्वेशन करने पर यदि उसकी कोई त्रुटि या कोई अच्छाई पाई जाती है तो वो जिस रिकॉर्ड के अंदर लिखा जाता है उसका नाम क्या है? आपके आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख रिकॉर्ड है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक ध्यान रखना, इस रिकॉर्ड का मेन काम क्या है? तो ये निर्देश देने में और सामान्यीकरण करने में बहुत उपयोगी है। सामान्यीकरण में तथा निर्देशन में उपयोगी है, कि किसी बच्चे को निर्देश देने के लिए अच्छी बात है, निर्देश में उपयोगी है ना। चीटिंग करते पाया गया तो उसको एक सूचना दे दी, एक निर्देश दे दिया गया, ऑर्डर दे दिया गया
कि अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, या टीचर वापस कहीं और जाएगा तो बोलेगा देखो कल भी फ्लाइंग आई थी, उस लड़के को पकड़ ली थी, वो फंसता फंसता बचा, बड़ी मुश्किल से बचाया, कोई भी कुछ भी लाया हो तो बाहर रख दे। ये आपको ध्यान रखने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। एक सामान्यकरण करने में बड़ा उपयोगी, कोई एक बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके आसपास के सभी बच्चों को चेक किया जाता है कि इनके पास में भी कोई ना कोई चीज ऐसी हो सकती है जो विवादास्पद हो, वो कहलाता है आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो कितने रिकॉर्ड पढ़े अभी तक? अपन ने 2 रिकॉर्ड पढ़े, एक का नाम है संचित अभिलेख रिकॉर्ड और एक कौन सा हो जाएगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये दोनों रिकॉर्ड आपको क्या रखने हैं दोस्तों? ध्यान रखने हैं, जो इस विधि के अंतर्गत आपको माना जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों अलग एक और विधि की। तो एक और विधि आती है दोस्तों जिसका नाम है आपके घटनावृत्त विधि। एक विधि आती है जिसका क्या नाम है मेरे दोस्तों? उस विधि का नाम है आपके घटनावृत्त विधि। घटनावृत्त विधि क्या होती है तो इसको समझिएगा। देखो, विद्यालय में कोई भी काम निष्पादित हो जाता है, कोई भी काम पूरा हो जाता है तो उसको अपन घटना कहते हैं। जैसे हमने विद्यालय के अंदर 15 अगस्त मनाई, अब 15 अगस्त पूरी हो गई तो कल वो क्या कहलाएगी? घटना कहलाएगी। हमने कोई भी कल्चर एक्टिविटी की, मान लीजिए कि वार्षिकोत्सव मनाया, तो वार्षिकोत्सव मनाने के बाद वो एक घटना में आएगा। तो शिक्षक क्या करता है कि उस घटना के बारे में लिखता है कि इस घटना में क्या क्या कमियां रही, क्या क्या खूबियां रही, किन किन बच्चों ने क्या क्या मस्तियां की, क्या क्या हुड़दंग मचाए, सब कुछ लिखना पड़ता है घटनावृत्त के अंतर्गत। यानी कि आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि आप यदि छोटे विद्यालय में घूमने के लिए गए होंगे तो घूम करके जब वापस आए होंगे तो आपसे एक निबंध लिखाया होगा कि कल का टूर कैसा लिखा, लिख करके बताओ, वो घटनावृत्त है। अब शिक्षक ये घटनावृत्त क्यों लिखते हैं? क्योंकि विद्यालय के अंदर बहुत सारे उद्दंडी छात्र पाए जाते हैं। उनको यदि प्रयोगशाला में लेकर के गए, घूमने लेकर के चले गए, तो कई प्रकार की उन्होंने मस्तियां की, कई प्रकार की उनको शैतानियां की, उन सबको इनको लिखना पड़ता है। क्योंकि अगली बार जब इनको लेकर के जाएं या अगली बार उनको साथ में उस जगह पर लेकर के जाएं तो उसको हम ध्यान रखें, उसके बारे में हम थोड़ी सी सुरक्षा बरतें। तो ये हमें जरूरी होता है कि इस चीज का भी हम क्या रखें? ध्यान रखें। तो विद्यालय में कोई भी घटना, जैसे घूमने के लिए लेकर के गए, बच्चों ने वहां पे शराबें पी ली, मस्तियां कर लिया, भांगे खा ली, है ना, हुड़दंग मचा रहे, तो उन बच्चों का रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा कि अगली बार घूमने के लिए जाएं तो इन बालकों को लेकर के हम थोड़े से क्या रह लें दोस्तों? सतर्क ले लें। यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि ऐसा ये किया जाता है कि घटनावृत्त जो है लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है घटनावृत्त? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि घटनावृत्त लिखने के पीछे इनका रीजंस ये है। घटनावृत्त क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, विद्यालय के निष्पादित कार्यों का विवरण, विद्यालय के निष्पादित कार्यों का विवरण, विद्यालय में होने वाले निष्पादित काम जितने भी है उनका विवरण जहां लिखा जाता है। तो विद्यालय में निष्पादित कार्यों का विवरण जहां लिखा जाएगा उसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? घटनावृत्त के नाम से जानते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स होगा। यह आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इसके बाद में एक चीज और आती है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, वो है पोर्टफोलियो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के अंतर्गत, पोर्टफोलियो है ना, फोलिया भी बोलते हैं, या इसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, एक ही चीज है, पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो रिपोर्ट क्या होती है समझिएगा, कि एक बालक ने एक निश्चित समय में कितनी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है, क्या उसने उतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है कि वो आगे जाने के लिए योग्य है। इसका रिकॉर्ड जो अपन लिखते हैं वो किसके अंतर्गत लिखते हैं? पोर्टफोलियो रिपोर्ट के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे हमारे बहुत चली थी कोरोना के अंतर्गत कि पोर्टफोलियो रिपोर्ट तैयार करो। पोर्टफोलियो रिपोर्ट क्या तैयार करेगी? चौथी क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास में लेना है, तो 5वीं क्लास में लेने के लिए आप पहले ये पता लगा लो कि वो चौथी क्लास में उतना पढ़ गया है कि 5वीं क्लास में उसको ले लें। तो एक बेसिक पोर्टफोलियो रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है कि जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि उसके अंदर इतनी उपलब्धि है या नहीं है। जैसे भाषा का क्रमगत रिपोर्ट जो रखा जाता है ना, भाषा का क्रमिक विकास जो होता है वो लिखा जाता है, वो पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, निश्चित समय में उपलब्धि का विवरण, निश्चित समय में प्राप्त की गई, निश्चित समय में प्राप्त की गई उपलब्धि का विवरण जहां लिखा जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं दोस्तों पोर्टफोलियो रिपोर्ट, या इसको अपन कहेंगे भाषा का क्रमिक
विकास, जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक बच्चे को इस साल में इतनी भाषा के शब्द थे तो अगले साल में जाकर के उसके अंदर कितनी भाषा जो है उसके अंदर विकसित होगी, वो कहाँ लिखे जाएंगे, आपके इसके अंतर्गत लिखे जाएंगे। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसको अपन कहेंगे भाषा का क्रमिक विकास। एक और आता है दोस्तों जिसका नाम है आत्म प्रतिवेदन। आत्म प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है कि बालक अपने बारे में स्वयं बताता है। आत्म प्रतिवेदन, खुद के बारे में लिखना, अपने बारे में एक तार्किक जानकारी देना, अपने बारे में एक सटीक जानकारी देना, जो जानकारी सही हो, जो जानकारी उचित हो, जो जानकारी सत्य हो। ऐसी जानकारी जब सटीक उपलब्ध करवाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, आत्म प्रतिवेदन कहा जाता है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि स्वयं के बारे में तथ्यात्मक सूचना देना, स्वयं के बारे में तथ्यात्मक सूचना देना, तथ्यात्मक सूचना है ना, बिल्कुल तथ्य के साथ में सूचना देना क्या कहलाता है, आत्म प्रतिवेदन। बालकों को समझने का यह भी एक आसान तरीका है कि इस प्रकार का यदि अपन इसको निबंध वगैरह लिखाते हैं दोस्तों, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसके आधार पर जो है हम ये बालक के बारे में जान सकते हैं कि बालक क्या सोचता है, कैसा विचार करता है, क्या समझता है, वगैरह वगैरह सब अपने बारे में। आत्म प्रतिवेदन का जो है इसके अंदर अपने स्वयं के बारे में कि लिखो, आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में लिखो, आप अपने समाज के बारे में लिखो, आप अपने घर के बारे में, अपने पिताजी के बारे में। तो व्यक्ति अपने पिताजी के बारे में लिख करके एक तथ्यात्मक सूचनाएं आपको देने का प्रतिवेदन, आत्म प्रतिवेदन। अपने बारे में आत्म यानी स्वयं के बारे में एक प्रतिवेदन लिखना, स्वयं के बारे में एक लेख लिखना क्या कहलाता है, आत्म प्रतिवेदन। यह भी एक प्रकार की गुणात्मक मापनी कहलाती है जो आपको ध्यान रखना है। एक और आती है दोस्तों जिसको अपन कहते हैं अभिवृत्ति मापनी। अभिवृत्ति मापनी, मापनी, अभिवृत्ति, वृद्धि नहीं है ना, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मापनी। यह एक प्रकार का दृष्टिकोण मापा जाता है, इसके अंदर आपका नजरिया मापा जाता है कि आप कैसे सोचते हो, आपके क्या विचार हैं। इसको मापने के लिए एक निबंध या एक लेख लिखाया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, अभिवृत्ति मापनी कहते हैं। अभिवृत्ति का मतलब ये सिंपल भाषा में ये होता है कि दृष्टिकोण, एक प्रकार का नजरिया कि आप कैसा सोचते हैं। ऐसे निबंध आपने विद्यालय स्तर पर बहुत बार लिखे होंगे जब आपको लिखाया जाता है कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, है ना, यदि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री होता, यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता। तो इस प्रकार के जो आपको निबंध लिखवाए गए थे वो क्यों लिखवाए गए थे, क्योंकि आपकी अभिवृत्ति को मापनी थी, आपको दृष्टिकोण को मापना था। कि जैसे प्रिंसिपल के बारे में लिख रहे हो तो एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप क्या सोचते हो, प्रधानमंत्री के बारे में लिख रहे हो तो एक राजनीति को लेकर के या डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के आपकी क्या विचारधाराएं रहती है। इसलिए आपको ये सब जानकारी या ऐसे पूछे जाते हैं। तो अभिवृत्ति मापने का मतलब क्या है दोस्तों, दृष्टिकोण मापना। भाई क्या मापना, दृष्टिकोण। ध्यान रखना, दृष्टिकोण मापने के वक्त बालक दोनों जानकारी दे सकता है। बालक सकारात्मक भी दे सकता है और नकारात्मक भी दे सकता है। बालक का दृष्टिकोण सही भी हो सकता है और बालक का दृष्टिकोण सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता है। जैसे आपने एक बच्चे को यह कहा कि चलो एक निबंध लिख करके बता कि तू देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, तो वो कह रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो दमादम सारे पैसे हड़प लेता, शानदार घर बना करके गाड़ियों में लेकर के पिताजी को विदेश यात्राओं पर लेकर के चला जाता, जिंदगी के पूरे आनंद लेता। ये भी उसका एक दृष्टिकोण है। एक बच्चा लिख रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो शिक्षा व्यवस्था को यह कर देता, चिकित्सा व्यवस्था को यह कर देता, है ना, वैज्ञानिक विधियों को बढ़ावा दे देता, ये कर देता, इस प्रकार का विकास कर देता। तो ये इसका मतलब ये उसका हो गया। तो किसी का कोई भी नजरिया हो सकता है। तो दृष्टिकोण दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं दृष्टिकोण, और कौन से हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। इस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो यहां आपको ध्यान रखना है, इस विधि को आपके कहा जाता है आपके अभिवृत्ति मापनी। एक आती है आपकी, एक और विधि आती है जिसका नाम है समाज मिति विधि। मोरेनो ने यह विकसित की थी दोस्तों, ध्यान रखना। ये इसके बारे में मैंने हालांकि पहले जानकारी आपको हल्की फुल्की दे दी है मनोविज्ञान में, लेकिन फिर भी दे रहा हूं मैं। समाज मिति विधि जो किसके द्वारा विकसित की गई थी, एक मनोवैज्ञानिक था, एक विद्वान था जिसका नाम था मोरेनो। मोरेनो को द्वारा विकसित की गई थी। ये क्या थी कि बालकों के अंदर एक शील गुण मापने का तरीका था, एक चुनाव करने का एक तरीका था। जैसे सपोज मानिए कि आपको किसी बच्चे को जो है क्लास का मॉनिटर बनाना है, तो आप क्या करोगे कि यदि उसको क्लास का मॉनिटर बनाना है तो आपके पास में क्या तरीका है। एक तो आपके पास में यह तरीका बचा हुआ है कि आप सीधा सीधा क्लास में हाथ खड़ा करके पूछो कि बच्चों कौन क्लास का मॉनिटर बन सकता है, दो लड़के को खड़ा कर दिया, इसको बनाए या इसको बनाए। एक तो तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका हमारे पास में और होता है कि विधिवत तरीके से जांच की जाए। विधिवत तरीके के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको अपनी पसंद बतानी होती है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि आप विद्यालय में बाल सभा के चुनाव करवा रहे हैं और आपके सामने 5 लोग यहां पे खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं आपके, 5 लोग।
5 बच्चे आपने खड़े कर दिए। अब इसके सामने पूरी विद्यालय के क्या बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, और आपने कहा कि हमें विद्यालय का स्वास्थ्य मंत्री का गठन करना है, कि हमें बताना है कि विद्यालय के अंतर्गत एक स्वास्थ्य मंत्री बनाना है और विद्यालय का स्वास्थ्य मंत्री कौन बन सकता है। अब क्या करोगे, अब आपके सामने 5 प्रतिभागी है, तो इसके लिए क्या करेगा, ये बच्चा, एक बच्चा जो होगा ना, इस प्रत्येक बालक को वोट करेगा, अपनी पसंद बताएगा। केवल ये कहता है कि मेरे हिसाब से पहले नंबर पे तो इसको बना दो, नहीं बना रहे हो तो दूसरे नंबर पर इसको बना दो, इसको भी नहीं बना रहे हो तो तीसरे नंबर पर इसको बना दो, इसको नहीं बना रहे हो तो चौथे नंबर पर इसको बना दो, या इसको किसी को नहीं बना रहे हो तो लास्ट में इसको बना दो। ये बच्चा भी सबको वोट करेगा कि मेरे हिसाब से पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर, यानी कि प्रत्येक बच्चा सबको वोट कर रहा है, अपनी पसंद बता रहा है कि मैं पहले नंबर पर इसको लाइक करता हूं, दूसरे नंबर पर इसको लाइक करता हूं, तीसरे नंबर पर इसको करता हूं, चौथे नंबर पर। आपने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पढ़ी है ना, बस ठीक वैसी ही प्रक्रिया ये है कि चुनाव करने की एक प्रकृति, व्यक्ति अपनी पसंद बताता है। अब इसमें चुनाव कैसे करते हैं कि अब यहां पे देखी जाती है कि किस बच्चे की पहली पसंद सबसे ज्यादा आई है, कि यानी कि इन 5 में से ऐसा कौन सा बच्चा है जिस बच्चे को पहले नंबर पर सबसे ज्यादा लाइक किया गया है। तो हमें पता चलता है कि 15 बच्चे ऐसे जिसने इसको पहले नंबर पर लाइक किया, बाकी सबके 13, 12, 11 है, तो हमारी नजर से ये स्वास्थ्य मंत्री बनने योग्य है। कभी कभी इसमें एक दिक्कत हो जाती है, क्या दिक्कत होती है पता है, पहली पसंद सेम मिल जाती है। कैसे कि मान लीजिए 15 इसके भी हैं, इसके भी आगे 15, लेकिन 15 बच्चों ने पहले नंबर पे इसको भी लाइक किया और 15 में इसको भी लाइक किया। अब ऐसी कंडीशन पे क्या करोगे, तो आप कहोगे सर एक उप स्वास्थ्य मंत्री बना दो, ऐसा नहीं होता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगी पता है, इन दोनों की दूसरी पसंद मापी जाएगी कि इनमें से दूसरे नंबर पर लाइक किसने किया है, क्योंकि दूसरे नंबर पर तो क्या होगा, फिर पता चलता है कि इसको 12 लोग दूसरे नंबर पर पसंद कर रहे हैं और इसको 14 लोग दूसरे नंबर पर पसंद कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समाज नीति क्या है, शील गुण पहचानने का एक चुनाव, शील गुण पहचानने का एक तरीका है ना, जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर शील गुणों का जो है क्या कर लेता है, चयन कर। नापसंद शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन सॉरी इसको कट कीजिएगा, इस लाइन को ऐसा समझिएगा। मोरेनो की समाज मिति विधि के अंदर ये एक चयन की एक प्रक्रिया है, इसके अंदर चयन किया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर नापसंद कुछ शब्द नहीं है, सब कुछ पसंद ही है। बालक को पसंद, कोई किसी को 5वें नंबर पर कर भी रहा है लेकिन पसंद इस कर रहा है, नापसंद नहीं कर सकता इसके अंदर। तो बालक पसंद के आधार पर शील गुणों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो क्या है समाज मिति विधि, तो आपको ध्यान रख लेना, शील गुणों के आधार पर चुनाव की एक प्रक्रिया, आधार पर चुनाव की एक प्रक्रिया है, यह आपको याद रखना है। इसके आधार पर यह आपके कुछ गुणात्मक विधियां होगी। तो गुणात्मक विधियां अभी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको कुछ गुणात्मक विधियां अभी देखो 1 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। कैसे खत्म करूंगा, देखो एक विधि आती है जिसको अपन कहते हैं साक्षात्कार, एक विधि आती है जिसको अपन कहते हैं अवलोकन विधि। क्या कहते हैं, अवलोकन विधि। एक विधि आती है जिसको अपन कहते हैं प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि कहते हैं, प्रश्नावली विधि। इसी के अंतर्गत आपके एक और विधि आती है जिसको कहा जाता है केस स्टडी या व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। एक विधि और आती है जिसको कहा जाता है आपके जांच सूची, एक आती है जिसको कहा जाता है आपके रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये सारी विधियां मैंने आपको जब शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ाई है ना, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा रखी है और शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ा रखी है। साइकोलॉजी का जो अपना निःशुल्क बेस चल रहा है यूट्यूब पर रात की 9 बजे क्लास वाला, उसके अंदर मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की जब विधियां पढ़ाई थी तब इन सारी विधियों की जानकारी मैंने आपको डिटेल से दे रखी है और आप सबने वहां से विधियां पढ़ रखी होगी। तो मुझे ये विधियां दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहली क्लास के अंदर स्टेटमेंट किया था, जब साइकोलॉजी की पहली क्लास लगाई थी तब भी मैंने ये स्टेटमेंट किया था कि मैं किसी भी चीज को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इसीलिए मुझसे केवल वही बच्चे जुड़े जिनको सारी क्लासें देखने की इच्छा है। एक क्लास के लिए जुड़ेगा उसको कोई समझ में नहीं आएगा, जिसको भी जुड़ना है पहली क्लास से जुड़े। तो जो बच्चे साइकोलॉजी से पहली क्लास में जुड़े उनको मैंने बता रखा है कि साक्षात्कार विधि क्या होती है, कि इसके अंतर्गत एक विशेष व्यक्ति विशेष विषय पर विशेष परिस्थिति में विशेष बातचीत के द्वारा एक उद्देश्य पर पहुंचते हैं, उसको अपन साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है, संरचित, असंरचित, है ना, मैंने सारा बता रखा है। अवलोकन विधि क्या कहते हैं, आंखों के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन अवलोकन कहलाता है। अवलोकन जो होता है वो आपके
दो प्रकार का होता है, सहभागी अवलोकन होता है, एक असहभागी अवलोकन होता है। युंग के अनुसार तीन प्रकार का होता है, नियंत्रित, अनियंत्रित, सहभागी। ये सारी बातें मैंने वहां पे कर ली। प्रश्नावली विधि के बारे में मैंने बता दी कि पहली प्रश्नावली वुडवर्थ ने बनाई थी। सुकरात के प्रश्नोत्तर प्रणाली के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। प्रकृति के आधार पर प्रश्न चार प्रकार के होते हैं आपके, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। ये सारी चीजें मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ा रखी, वहां पे बता रखी। केस स्टडी, व्यक्ति इतिहास के बारे में बता रखा है कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके वर्तमान से लेकर के अतीत तक की घटनाओं का सबका एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसको अपन केस स्टडी विधि के रूप में जानते हैं। जांच सूची या चेकलिस्ट मैंने पढ़ा रखा है कि बालकों के गुणों का पता लगाने के लिए किस प्रकार से जांच सूची का तैयार किया जाता है। रेटिंग स्केल भी मैंने आपको समझा रखी है, कैसे गुणों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए रेटिंग स्केल का क्या किया जाता है, आपके प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे क्या कर रखी है, पढ़ा रखी है। तो आपको वहीं पे जाकर के पढ़नी, और पढ़ रखी है तो साइकोलॉजी में जाकर के वहां पे आपको नोट कर लेने की। दोबारा कॉपी भरने से, दोबारा दिमाग में झंझट और पालने से कोई जरूरी आवश्यकता भी नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि ऐसा पले। तो क्योंकि चीजें तो अपन ने सारी पढ़ रखी है पहले, तो दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। जब शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ो या शिक्षण विधि में पढ़ो, बात तो एक ही है भाई। अवलोकन विधि में यहां पढ़ूंगा और वहां पढ़ूंगा, बात तो एक ही, यहां पढ़ो या वहां पढ़ो, चीज तो एक ही, अलग तो कुछ है नहीं है। तो साइकोलॉजी वाले पार्ट में जाकर के भी आप इस चीज को क्या कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। लगभग आप ये मान के चलो कि संप्रदाय खत्म हुए होंगे, उसके बाद में मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी शुरू की थी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो वहां शिक्षा मनोविज्ञान में पहले मैंने कुछ थिंकर्स पढ़ाए थे, और उसके बाद में मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ाई थी। तो उसमें आप जाकर के देखना, आपको ये क्लास डिटेल के साथ में मिल जाएगी। तो ये थी आपके कुछ गुणात्मक विधियां जो आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत, तो ध्यान रखना भाई, इसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था मापन मूल्यांकन की प्रविधियां, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बढ़ाया कि गुणात्मक प्रविधियों में सबसे पहले संचित अभिलेख, फिर अपन ने पढ़ा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, फिर अपन ने पढ़ा घटनावृत्त विधि, फिर पोर्टफोलियो, उसके बाद में आत्म प्रतिवेदन, अभिवृत्त मापनी, समाज मिति विधि, और उसके बाद में कुछ ये विधियां साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, जांच सूची, रेटिंग स्केल, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है। तो मैं इसको दोबारा पढ़ाना नहीं चाहता, तो ये आपको क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान रहेगा। अब आपके अंतिम चीज और बचती है मूल्यांकन के अंतर्गत, वो बचती है मात्रात्मक प्रविधियां, जिसको अपन कल की क्लास में खत्म कर लेंगे। कल नहीं होगी तो परसों की क्लास में ये खत्म हो जाएगी, और आपके मापन मूल्यांकन वाला टॉपिक भी क्लियर या आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा। अच्छा, कमेंट करना ना भूले, शिक्षण विधियों वाले बच्चों तुम कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। यही हमारा मोटिवेशन है। आप कमेंट नहीं करते हो, इस वजह से मैं कभी कभी निरस होकर के पढ़ाता हूं। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत एक्टिव होना है ना भाई। पढ़ा बढ़िया रहे हैं तो आपको भी बड़ा सा रिजल्ट्स जो है, आपको अच्छा सा रिजल्ट्स में देना है। तो बिल्कुल आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।